नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। जब से लोग आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं, वे अपनी पुरानी विरासतों को भूलते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है विलुप्त होते औषधीय पौधे। पहले लोग दवाइयों का काम और औषधीय पौधों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जो आज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिनका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसी पर है हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में परंपरागत आयुर्वेद और वन औषधियों को समृद्ध परंपरा आज भी जीवित है, लेकिन बदलते पर्यावरण और बढ़ती व्यावसायिक मांग ने इन अमूल्य जड़ी बूटियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कई दुर्लभ औषधीय पौधे धीरे धीरे विलुप्त की ओर बढ़ रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों पर हमारे संवाददाता हरीश मांडवा ने पाली के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य त्रिभुवन सिंह कंवर से विशेष बातचीत की। वैद्य कंवर ने बताया कि यदि समय रहते संरक्षण और संगठित खेती पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां इन प्राकृतिक औषधियों से वंचित हो सकती है। साथियों नमस्कार, हर खबर के साथ मैं हूं हरीश मांडवा और आज आपको मिला रहे हैं वन औषधि के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैद्य, जो कि और संवर्धन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। परिचय बताइएगा। मेरा नाम है वैद्य त्रिभुवन सिंह कंवर, ग्राम अलगीनार, थाना पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। अच्छा। तो जैसे कि आप वन औषधियों की संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो इस कार्य में कब से जुटे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। तो मैं यहाँ जड़ी बूटी के संरक्षक करता हूँ, तो यह जुड़े हमला 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गया। 30 साल हो गए हैं। हाँ। अपन कोलाबारी में जी प्लांटेशन बढ़िया जड़ी बूटी विलुप्त के कगार जो हवे औषधि तेरा हमन मन लगाए हैं। जैसे तेज राय है, भोज राय है, बल राय है, इंद बगई है, दहिमन के भी पौधा बहुत कन लगाए हैं, हाथुल है, बाग चारा है। ऐसे करके विलुप्त औषधि अपन कोलाबारी में लगाए हैं। अच्छा। तो इनका प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला कि इन औषधियों का जो कार्य है इन बीमारियों में होता है करके? हम लोग तो ऐसे परंपरा ज्ञान है हमारे मन के जी। तो ऐसे रायपुर औषधि पादप बोर्ड में ट्रेनिंग चलत रही ना, तो पेपर के माध्यम से हमन पढ़े तो वहाँ भी हमन मन ट्रेनिंग देते हैं, तो सीखे गए रहे हैं। इसे हमन 4-5 पीढ़ी ले हमर मन के जड़ी बूटी इलाज पानी करत आते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, तो हमारे पिताजी लंग ले हमन जड़ी बूटी ले सीखें। जी। आज बढ़िया इलाज पानी करत हन, बढ़िया जितना दूर दराज ले आते हैं ते बीमारी मन के जड़ी बूटी देत हन तो बढ़िया ठीक होत है। यानी वनों से जो मिलने वाले वन औषधि है, जड़ी बूटियों से आप इलाज करते हैं? हाँ, जड़ी बूटी से इलाज करते हन। जो है जड़ी बूटी बतात रहे वो जड़ी बूटी ले खोद के लाथन और जड़, तना, फर, फूल इमन ला सब जड़ी बूटी और दवाई बनाथन और दवाई बना के बोला पिलाथन, खवाथन। आज वनौषधियों का दोहन हो रहा है और देखें कि कई लोग इसे व्यवसाय के तौर पर उपयोग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए आप क्या करते हैं? हम बचाने के लिए जैसे अपना वैद्य संघ जो है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि पेड़ को जैसे छाल को निकालते हैं तो उसका छाल को कटिंग करके निकालना जाए और एक बार उसको काट न दें। काट देंगे तो पेड़ मर जाएगा। ऐसे करके हम ट्रेनिंग उस्ती और बुढ़ती बाजू के छाल को नहीं निकालने के लिए बोलते हैं, सबको ऐसे सिखा रहे हैं। जैसे जड़ी खनते हैं तो 4 जड़ी है तो जीने के लिए 2 जड़ी को हम छोड़ देते हैं तो पौधा भी बच गया और हमारा बीमारी भी ठीक हो गया। अच्छा। हम सुने हैं कि वन औषधियों के संरक्षण के लिए जो पादप बोर्ड है उनकी ओर से आप भी प्रयास किए थे जड़ी बूटियों का संरक्षण के लिए? हाँ, हमन मन प्रयास करे हन, शासन भी लगा हन कि जड़ी बूटी लगावा
जंगल के ला हमन पूरा खोद खोद के लाबो तो सिराज ही जंगल उजड़ जाही तो फिर जड़ी बूटी नहीं मिलही। ये करके हम मन कोलाबाड़ी में बहुत कन जड़ी बूटी लगाए हन। और जंगलेज के लिए कोड़ के लाबो तो सब उखड़ जाही, खत्म हो जाही। अच्छा, कादल वन जो है चित्तौड़गढ़ की जो पहाड़ी है उसमें भी जड़ी बूटियों का भंडार मिलता है, तो उसको लगवाया गया था क्या? नहीं, पहली तो बहुत सारी जड़ी बूटी रही से। अब छत्तीसगढ़ शासन है कुछ कुछ पौधा लगवाए है। जी जी जी। जैसे गटारन है, और कितने एकड़ में है वहाँ पर? वो 500 हेक्टेयर में है। अच्छा, तो इसमें आपका क्या योगदान था? और उसमें मैं वैदराज था तो हमको वहाँ बुलाए थे, उसका देख रेख करते थे और लगवाने जो जड़ी बूटी कहाँ होता है पानी वाला होता है उसको पानी जगह में लगवाया है। जैसे मैदानी जमीन में हो रहा है उसको मैदानी जमीन में लगाया है। जिससे बेला चढ़ता है तो पेड़ पौधा के नीचे, जैसे गिलोय है पेड़ के नीचे लगाए हैं। ऐसे करके सभी पौधा को लगाए हैं। उतना सब पौधा कहाँ कहाँ उगता है वहाँ वहाँ बताकर हम लोग उसको लगवाए हैं। कई जड़ी बूटियां दिखे तो अभी गर्मी का समय शुरू हो गया है, तो इस समय बचाने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्या प्रयास करते हैं? हम बचाने के लिए गाय गुरु जो है ना उसको बोलते हैं कि हम मत चराइए, एमपीसी जंगल है, जड़ी बूटी यहाँ लगा है तो जड़ी बूटी खत्म हो जाएगा। आग से बचाते हैं। जैसे पतझड़ है तो वन विभाग के लोग सब वहाँ आग बुझाने के लिए 5-10 लेबर रखते हैं और वो लोग आग जो लगता है उसको बुझाते हैं। अच्छा, तो जंगल को जो है जलने से, आग लगने से बचाना भी जरूरी है। ये बताइए कि आप जो बीमारियों का जो दवाई देते हैं वन औषधियों यानी जड़ी बूटियों से देते हैं, किसी तरह का रसायन तो इसमें यानी कि मिलावट तो करते नहीं है? नहीं, जंगल में जो जड़ी बूटी लगा है ना उसमें और यह तो प्राकृतिक है, पुराना जमाना से चले आ रहा है। उसमें खाद उद का कोई जरूरत नहीं है। जंगल में सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप ठीक किए हैं? जैसे लकवा है, मिर्गिन है, शुगर है, सिकल सेल जो है उसमें ब्लड नहीं बनता है उसको भी मैं ठीक करता हूँ। अच्छा अच्छा, जैसे कि लकवा आजकल तो रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फसलों में, जिसके कारण लकवा की शिकायत भी बढ़ गई है। जैविक खेती करना चाहिए, इस ओर कौन सी दवाइयां देते हैं और कैसे जागरूक करेंगे किसानों को, कैसे खेती करें? तो इनमें हमन मन बोला था कि खेती ज्यादा करके खातू ना छींचे, गाय गुरु पाले और गोबर खातू बनाए। जी जी। और गड्ढा खन के जितना पतझड़ है ना वो गहरा गड्ढा खन के जो पत्ता को वो खांचा में डालें और उसमें पानी भरे तो उसमें खाद बनता है। जैसे पेरा है, पेरा को बाकी गाय गरु से बच जाता है, उस पेरा को डाल दें खांचा में गड्ढा में और पानी भर दें तो सड़ जाता है तो जैविक खाद बनता है वो। अच्छा अच्छा। और गोबर के घोल में डालेंगे ना तो पूरा गल जाता है वो। कंपोस्ट बना के उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट। हाँ। अच्छा त्रिभुवन कंवर जी, हमको ये बताइए कि जैसे कि लकवा की बात किए हैं तो आप कैसे दवाई का निर्माण करते हैं, किस हिसाब से मरीजों को देते हैं? हम लोग मरीज आते हैं तो तुरंत ताजा दवाई बनाते हैं। जैसे जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी से बनाते हैं, जंगल से तुरंत लाते हैं, मसाज करने का तेल बनाते हैं और मसाज भी करते हैं। तो इस तरह से आप देते हैं? तो इस तरह। अच्छा, जैसे कि भेलवा का उपयोग भी करते हैं लकवा के लिए, तो भेलवा जो है भिलावा फैलता भी है, कहते हैं कि उसके छांव में चला जाए तो थोड़ा सा कुछ घाव जैसे त्वचा रोग हो सकता है, किस प्रकार की सावधानियां बरतते हैं? हम उसको सावधान से बनाते हैं। चमड़ी में पड़ना नहीं चाहिए उसका तेल, उससे बचकर दवाई को बनाते हैं। जी जी। तो उसको खाने के समय है मुंह में खिलाते हैं तो मुंह में तेल लगाकर डायरेक्ट अंदर में उसको डालते हैं। तो कितने दिन में लकवा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं? लकवा की बीमारी जड़ी बूटी में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है और नहीं तो 2-3 दिन में बन जाता है। 2-3 दिन में? हाँ। चलना चालू हो जाता है, हाथ पैर डोलना चालू हो जाता है। ऐसी गंभीर बीमारियां जिनको आप ठीक किए हैं कौन सी थी, उनको थोड़ा सा बताइएगा जड़ी बूटियों के द्वारा। जड़ी बूटी के द्वारा हम लोग उसको ताकत की दवाई देते हैं और भेलवा जो बोल रहे हैं उसी को खिलाते हैं।
जैसे तेज रहा है, भोज रहा है, बल रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा करके उसको बनाते हैं और खिलाते हैं, लकवा ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज करते हैं? सिकल सेल जो है, सिकल सेल तो बनबे नहीं करे तो जड़ी बूटी से हमन शोध कर दा रहे हैं, जड़ी बूटी अजी काफी सिकल सेल हमन मन इलाज पानी करत हन, बढ़िया ठीक हो गए। जिला हर महीने के ब्लड चढ़वात रही, वो ब्लड नहीं लगत है। अच्छा, तो कई अच्छा जांच में पहले सिकल सेल निकले है, लास्ट जांच करथन ना तो खत्म हो जाता है, नहीं रहे सिकल सेल। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हैं, जब बड़े बड़े घाव हैं उनको भी आप ठीक किए? हाँ, बहुत बड़े बड़े घाव, जैसे कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, हाथ पैर का कैंसर, उसको लगाने की दवाई देते हैं और खाने का दवाई देते हैं। वो महीना 2 महीना 8 दिन में वो ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे बड़े घाव हो गए हैं तो 2-3 महीना लग जाता है। जी जी जी। और नहीं तो फिर 8-10 दिन में वो ठीक हो जाता है कैंसर। यानी जन सेवा का काम करते हैं? जन सेवा का काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो जो चाहते हैं कि आपके पास आए करके, तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? उन लोग संपर्क मोबाइल द्वारा करते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं, उसके माध्यम से उन लोग आ जाते हैं मोबाइल से फोन करके। तो बता दीजिए, दर्शक भी होंगे उत्सुक करके। ठीक है, बता देते हैं। 797-406-4177। अच्छा, एक बार फिर से दर्शकों को ये बताइएगा, हर खबर के साथ में आप, कि जैसे कि आपने खेतों के मेड़ में आपने वन औषधियों का संरक्षण किया, क्या कौन कौन सी वन औषधियां हैं? वहाँ हम लोग लगाए हैं, सेवनाक लगाए हैं, काला केवाच लगाए हैं, और वहाँ नागर केना है, साबर भंज है, चंपा जरी है, जो लुप्त औषधि जो है ना उसको इंद बगई है, दहीमन है, ऐसे बहुत प्रकार के वहाँ पौधा संरक्षित करके अपने खेत मेड़ पार में रखे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा कि प्राचीन जो विलुप्त हो चुकी थी परंपरा, उसे बचाकर आप रख रहे हैं, वन औषधियों का संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। आप हैं त्रिभुवन कंवर, ग्राम अलगीडांड, पाली, जिला कोरबा में रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर खबर छत्तीसगढ़ को समय देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। पाली से उठी यह पहल न सिर्फ परंपरा को बचाने की कोशिश है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। जरूरत है जागरूकता, संरक्षण और सामूहिक प्रयास की, ताकि आयुर्वेद की यह धरोहर सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई में महाशिवरात्रि पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा निकाली गई भव्य बाबा की बारात आकर्षण का केंद्र रही। हथखोज से शुरू हुई शोभा यात्रा में 15 फीट के अघोरी भूत पिचाच, कंकाल झांकियां और भगवान शिव की आनंद मुद्रा में सजी प्रस्तुतियां शामिल रही। डीजे और लोकनृत्य के बीच हजारों श्रद्धालु झूमते नजर आए। आयोजन में किरण सिंह देव और रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने राम रावण समुद्र मंथन और शिव पार्वती विवाह की झांकियां प्रस्तुत की। करीब 4000 श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। आयोजन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो बस महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। भिलाई हमेशा आगे बढ़ता रहे, इसी तरह भगवान के काम को उत्साहित रूप में करते रहे। 18 साल से निकाल रहे हैं। शुरुआत में मैं आती थी, फिर बीच में तबीयत खराब हुई तो छोड़ दिया ना। आप आएंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया, बधाई, इसलिए आई हूँ। आप पूरे भिलाई वासियों को बधाई दे रही हूँ और इनकी टीम को तो देना ही है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत, भगवान की जब कृपा हो तो ऐसी हो सबके ऊपर। अंकित होता है और 18वां साल बाबा की बारात को है। निश्चित तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों रिकॉर्ड में दर्ज होना बोलबम समिति बल्कि भिलाई के लिए बड़ा गर्व का क्षण है, गर्व का पल है। और आज अतिथियों द्वारा जो आए और पूरे
कहीं न कहीं भक्ति के भाव हमको सबको मिला था। देवादेव महादेव का एक प्रसाद है जो बोल बम समिति ने पूरे भिलाई वासियों को मिला, इसलिए पूरा भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ इस भाव के साथ खुश में है कि कहीं न कहीं 2-2 रिकॉर्ड के साथ आज भिलाई का नाम दर्ज हुआ। और 18 वर्षों से लगातार महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर और दया सिंह जी के नेतृत्व में वे इस समिति के अध्यक्ष हैं और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और विभिन्न प्रांतों से ऐसी झांकियां निकलती है, बाबा भोलेनाथ के बारात में सम्मिलित होते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, बड़ा अद्भुत है। और मेरा ये दूसरा वर्ष लगातार आना हुआ है। मैं पूरी समिति को, अध्यक्ष दया सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आसान काम नहीं है, लगातार 18 वर्षों से इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज ये कार्यक्रम सम्मिलित हुआ है और उन्हें अवार्ड मिला है, इसकी बहुत बहुत बधाई। बहुत उत्साह है। आप सभी के माध्यम से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को, कि बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। हमारा छत्तीसगढ़ उन्नति की ओर और तेजी से अग्रसर हो, विकास को तेज गति से प्राप्त कर रहा है ये छत्तीसगढ़, और इसी तरीके से सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र में एक सनकी प्रेमी ने युवती पर कटर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी योगेंद्र शादी से पहले से ही युवती का पीछा कर उसे परेशान करता था और विवाह के बाद भी उसकी हरकतें जारी रहीं। घटना के दिन उसने दरिंदगी की हद पार करते हुए हाथ, सीने और कमर पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्र ने बताया कि मामले की जांच जारी है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मनीषा ढिंडे है। मैं चंद्रकला ढिंडे की छोटी बहन हूँ, पीड़िता की छोटी बहन हूँ। कैसी हालत है? कितने टाके लगे हुए हैं? मेरी बहन को 60 टाके लगे हुए हैं। उसको यहाँ से चेहरे से लेके गंभीर तरह से चेस्ट से लेके कमर से लेके पूरा नीचे तक का वार किया गया है। मामला एक तरफा प्यार का है। लड़के ने बुरी तरह से शादी से पहले भी और शादी के बाद भी लड़के को कितने सालों से आप लोगों को लड़का परेशान कर रहा था? पुलिस में कितने बार शिकायत की? सर, मेरी बहन बुरी तरह से डरी हुई थी क्योंकि ये गुंडा ही है। उसको पूरी तरह से पता चला था कि वो गुंडा है। मेरे घर वालों को, मेरे पापा का रात में आना जाना रहता है, बहुत ज्यादा रात में आना जाता है। हमारे घर बहुत सारी परिवार नहीं सर, उसने बताने ही नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, शुरू से ही उससे डरती थी। उसने न खुद बताने दिया न मुझे बताने दिया। वो डर के ही, उसका डर का ही उसके मन में इतना खौफ था कि वो डर के मारे ही नहीं बता पाई। और देखिए आज वही डर, मतलब गलती होगी, आप लोग को शिकायत करना था, ऐसा लगता है? नहीं बिल्कुल सर, अगर हम शिकायत भी करते तो 3 केस तो इसके खिलाफ चल रही है। वो चौथा केस भी आता, दूसरे दिन वो छूट के आ जाता, मेरे भाई को, मेरे पापा को मार देता। हम लोग क्या कर लेते? अभी की डेट में अगर अभी उसको 2 साल की सजा मिल जा रही है, ठीक है, उसको 2 साल की सजा अगर मिल जा रही है, फिर उसके बाद वो छूट के आ जाएगा, मेरे भाई को मार देगा, मुझे मार देगा। जो मेरी बहन को मार सकता है वो मेरे भाई को भी मार देगा, मेरे पापा को मार देगा। हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम है आरोपी? उसका जुलूस निकाला जाए जितनी बुरी तरह से उसको, और जितना बड़ा सजा होना चाहिए उतना बड़ा सजा उसको हो। जितना बुरा सजा उसको होना, जितना बुरा सजा दे सकते हैं, 10 साल का, 20 साल का, ज्यादा से ज्यादा उसको ना उम्र कैद दिया जाए। मेरी मांग ये है कि अगर उसने मेरी बहन का पूरा चेहरा खराब किया है, उसका शरीर उतनी जिंदगी भर के लिए उसने उसको निशान दिया है, तो मेरी मांग ये है कि उसको एटलीस्ट उम्र कैद हुआ हो। क्या हालत है? बहुत बुरी हालत थी सर। आईसीयू से जस्ट अभी उसको बाहर निकाला गया है। आईसीयू में थी वो, आईसीयू से अभी जस्ट उसको बाहर निकाला गया है। शादी भी हो चुकी बहन की ना 2 साल पहले? सर उसने, हाँ, शादी भी हो चुकी है सर। डर के कारण जल्दी शादी कर दी? नहीं सर, डर के कारण नहीं था, शादी तो बिल्कुल मर्जी से ही हुआ है। नहीं, वो लड़का बार बार परेशान कर रहा था और नहीं सर, तलवार लेके आया था, ऐसा कुछ घटना सामने? नहीं सर, वो भाइयों को ज्यादा पता होगा, हमारे तक वो बात नहीं आने दी लड़कों ने, जैसा भी है। पर ठीक सर, और उसने धमकी भी दिया है घर वालों के खिलाफ कि अगर कुछ होता है, कुछ मतलब कुछ तुम लोग करते हो तो कल के डेट में तुम लोग, तेरे भाई को आके मार दूंगा, तेरे पापा को आके मार दूंगा।
रायपुर के कुशराभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी 7 मोर्चे की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव और अजय जामवाल समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए सरकार की योजनाओं को चौपालों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी 7 मोर्चा के गठन के पश्चात और एक संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की इकाई रहती है और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से और कार्यक्रमों को न सिर्फ कार्यकर्ताओं के तक बल्कि कार्यकर्ताओं के माध्यम जनता तक भी ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले भी कहा है कि वर्ष भर हम कार्यक्रम करते हैं संगठन के और उन कार्यक्रमों को नीचे तक, अभी हमारे बजट पे चौपालों की व्यवस्था है, जीराम जी का विषय जो है वो नीचे तक जनता के बीच ले जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है उसको भी उसमें समाहित करना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ संवाहक के रूप में काम करना, जनता तक सभी बातें पहुंचे इस दृष्टि से और अन्य मोर्चों का और अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं उनके मोर्चों के और उस दृष्टि से भी सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इस तरीके से हमारे नीचे तक के मोर्चे के जो गठन है उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहां संपन्न हुई है। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कुशराभाऊ ठाकरे परिसर में नई प्रदेश टीम के गठन के बाद पहली अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव, अजय जामवाल और पवन साय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नए पदाधिकारियों को संगठन की रीति, नीति, कार्यशैली और दायित्वों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया तथा चुनावी तैयारियों पर जोर दिया गया। बैठक को संगठन को और सशक्त बनाने तथा आगामी चुनावी रणनीति तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त पुष्ट करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम, अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स के साथ साथ एक प्रकार से कभी कभी 3 दिवसीय होता है, कभी 2 दिवसीय होता है, कभी 1 दिवसीय ऐसा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के हित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को नीचे तक कैसे लेकर के जाए, दीनदयाल जी का अंत्योदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को और साथ ही संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ऐसे कुछ टिप्स के साथ कुछ सूत्र, कुछ मंत्र दिए गए हैं जिसको हम नीचे तक उतारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही एक चुनाव होता है उसके प्रातःकाल दूसरे दिन से हम आने वाले दूसरे चुनाव की भी तैयारी करते हैं और हमारे यहाँ एक शब्द है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल युद्ध काल में नहीं, हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। भूपेश जी के शासन में जो जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडागांव हो, गरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है।
और कुछ अपुष्ट जो रहे, बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। एक कहावत है, वो छत्तीसगढ़ी कहें या हिंदी कहें, क्या है कि जहां जहां पैर पड़े तहां तहां बंठा धार। तो इसके पहले भी बघेल जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे। बघेल जी आसाम में भी रहे हैं। बघेल जी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने वहां बयान दिया है, हेमंता विश्व शर्मा ने उनके ऊपर जिस प्रकार से क्लेम किया है, मानहानि का दावा किया है, इसे केवल आसाम या छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरा देश जान चुका है। सांच को आंच नहीं होती, किंतु जबरन किसी के ऊपर थोपना, ब्लेम लगाना, एक भी इस प्रकार से मानहानि का दावा भूपेश बघेल यहां किए हो बता दो। किंतु जो बेदाग है, जिसके कपड़े में एक भी दाग नहीं है और वो जैसे स्याही को बिल्कुल सींच दे, तो इस प्रकार करने की उन्होंने कोशिश किया और उसमें किसी प्रकार से, और आसाम की जनता जो मैंडेट देने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बल्कि मेरा एक प्रति प्रश्न है, वहां के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है प्रदेश के, मिस्टर गोगोई, वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी पत्नी का पाकिस्तान से क्या संबंध है? क्या तौकीर रजा के से वो वहां वो जो क्लाइमेट एजेंसी के रूप में एक संस्था काम करती है, अली तौकीर शेख, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इनसे क्या संबंध है? कितना वेतन पाकिस्तान से वो ले चुकी है? और अभी जब गोगोई गए थे तो हवाई मार्ग से न जाकर के वे बॉर्डर से गए थे। ये आखिर क्या कहलाता है? पाकिस्तान से रिश्ता गोगोई स्पष्ट करे, एसआईटी गठन के बाद बयान। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।